हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी एक भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। सीमा, नाश्ता का प्लेट लाइए, मैं लेकर जाता हूँ और जल्दी से इसे चाय लेकर बाहर भेजिए। चाचा की बात सुनकर अदिति मन ही मन बोली, चाचा भी ना बस तसल्ली दिलाने के लिए मेरी तरफ बोलते हैं। वास्तव में वह चाची के साथ ही मिले हुए हैं। पर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं यह शादी नहीं करूँगी, बोलकर वह तैयार होने कमरे में चली गई। इधर कुंवर बाबू नाश्ता का प्लेट लेकर जब गेस्ट रूम में आए तो मेहमान ने कहा, यह सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं, पहले आप हमें लड़की दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल, बिटिया अभी अभी कॉलेज से आई है तो ज़रा फ्रेश हो रही है। आप लोग चाय पानी कीजिए ना तब तक। हाँ हम तो करेंगे, लेकिन आप बात से मुकरेंगे तो नहीं ना? मतलब यह लड़की पक्का हमें देंगे ना? अरे हाँ हाँ पक्का, और क्यों नहीं, जुबान दी है आपको तो पीछे नहीं हटूँगा। हटने का तो सोचिएगा भी मत। आपने मुझे जुबान दी है और मैंने आपको मुँह मांगी रकम। उन सबको नाश्ते का प्लेट देकर एक बार चाचा जी फिर भागकर आंगन में आए। अरे वह तैयार हुई कि नहीं, वो सब ज़रा जल्दी में है। बोलते हुए कमरे में आए तो देखा अदिति साधारण से सलवार कुर्ता पहनकर गुमसुम बैठी थी। अरे ज़रा काजल पाउडर लगा ले। नहीं लगा रही है, जाइए, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही है, पसंद कर ही लेंगे। बोलते हुए चाची ने उसकी बाह पकड़ उठा दिया। मध्यम कदकाठी और थोड़ा भरा हुआ बदन की गोरी चिट्टी अदिति सिंपल से सलवार कुर्ते और कमर तक आ रहे लंबे बाल को बीच मांग निकालकर एक पोनी में बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर चेहरे पर एक उदासी फैली थी। यह देख चाचा ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमने बात कर ली है, शादी के बाद अवश्य पढ़ने देंगे तुम्हें। और तुम तो जो काम काज करोगी उनसे भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परेशान क्यों न हो, आप चाचा चाची होकर भी पढ़ा नहीं सके। पढ़ाना तो दूर, जीना भी हराम करके रखा है। और ससुराल वाले पढ़ने देंगे जो अपना घर संभालने और अपनी सेवा करवाने के लिए मुझे लेकर जाएंगे। बोलते हुए अदिति ने गले में दुपट्टा डाला और चाय का ट्रे उठाए चाचा के पीछे चल दी। और पीछे चाची के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ एक बड़े डार्क रूम में एक आदमी बंधा हुआ था। उसकी आंख और मुंह पर भी काली पट्टी बंधी हुई थी। वह डर से थर थर काँप रहा था। वहीं सामने बैठा हुआ शख्स ने जरा जोर से कहा, भीमा, इसकी आंख से पट्टी हटाओ और उसके मुंह पर से भी। मैं भी तो ज़रा देखूं इसकी आंखों में डर कितना है। भीमा ने तुरंत उसके ऊपर से पट्टी हटा दिया। वह डर से गिड़गिड़ाने लगा, सर सर मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा कर लिया। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपके लिए काम करूँगा। मैं उस भैरवा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ला कर दूँगा। वो आपके खिलाफ़ क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। तब तक गोलियां उसके मुंह में उतर चुकी थी और वह ज़मीन पर लुढ़क गया था। तू किसी का वफादार नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ रखूं, विश्वास करूं। भीमा, इसे ठिकाने लगाओ। जी सर। बोलते हुए भीमा ने डिम लाइट ऑन की तो अपने ही बॉस को देखकर डर गया। आंखों में बेशुमार गुस्सा और कसा हुआ चेहरा देखकर वो थूक निकलने लगा। तभी फ़ोन बजा। भीमा ने मोबाइल चेक करते हुए कहा, ब्रो, दादाजी का कॉल आ रहा है। उसने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त क्यों, तुरंत रिसीव करो। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया और कहा, भाई आपके घर में काम करने वाले हरी काका का फ़ोन था। दादाजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह निकल गया। मैं घर जा रहा हूँ, इसे ठिकाने लगाओ और तुम भी घर जाओ। मैं दादाजी के पास जाता हूँ। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं नहीं आऊँगा कल।
गोवा में जो होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है देख लेना। जी ब्रो। वो कार में बैठा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन आज से 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में अदिति की नाइट ड्यूटी थी, इसलिए शाम को निकलने से पहले वह झटपट रसोई में हाथ चला रही थी ताकि सारा काम समय से निपट जाए। तभी उसे याद आया कि उसकी सहेली नीति की बात याद आ गई। कल कुछ चटपटा टिफिन में लेकर आना। लेकिन फिर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, चटपटा नहीं, मीठा लेकर जाती हूँ। फिर उसने झटपट सूजी का हलवा बनाया, टिफ़िन पैक किया और रसोई का बचा हुआ काम निपटाकर कमरे में चली रेडी होने। उसने लाइट ग्रीन कलर के सलवार कुर्ता और दुपट्टा पहना, बालों का ऊंचा बन बनाया और हल्का मेकअप कर बैग टांगे घर से निकली। चलो आज समय से पहले पहुंचकर मैं उसे सरप्राइज करती हूँ, मन में बोल रही थी। तभी चाची ने टोक दिया, ए रुक। अदिति ने बिना कुछ बोले पलट कर देखा। अब जरा संभल कर जाना, और हाँ, ले कुछ पैसे पकड़ और ऑटो से चले जाना। कोई ज़रूरत नहीं है उस दुबाइन की बेटी के साथ स्कूटी से जाने की। अदिति अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगे। अचानक यह चिंता करने की नौटंकी कैसे शुरू हो गई इनकी। अरे ऐसा क्यों देख रही है? आजकल कितना एक्सीडेंट होता है पता है? कल ही मैंने देखा, ये शर्मा की बेटी को स्कूटी पर से गिर गई। चल यह कुछ पैसे रख और तू ऑटो से ही चली जाना। अदिति आंखें फाड़ कर चाची को देखने लगी। अचानक इतनी चिंता क्यों होने लगी? अरे ऐसे क्यों देख रही है जैसे कोई अजूबा देख लिया? अरे अब तो किसी और घर की अमानत है, इसलिए बोल रही हूँ, संभल कर जाना। अदिति ने पैसे लेते हुए कहा, ठीक है मैं ऑटो से चले जाऊंगी, लेकिन शर्मा की बेटी गिरी नहीं थी। वह जानबूझकर ऐसा एक्टिंग कर रही थी, इंस्टा पर अपलोड करने के लिए रील बना रही थी। बोलते हुए वह चली गई, पर चाची ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अभी वो दुबे निवास के पास जाकर नीति को कॉल करने लगी कि तभी स्कूटी लिए नीति निकल रही थी तो सामने अदिति को देखकर चौंक गई और आंखों से चश्मा हटाकर बहुत गौर से उसे देखने लगी। अदिति तुम? अदिति ये तुम ही हो ना? अरे हाँ यह तो तुम ही हो। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ज़रा चिमटी काटना। अदिति ने ज़ोर से चिमटी काट ली। आहा कितना ज़ोर से काट लिया। अब यकीन हुआ कि मैं ही हूँ? हाँ हाँ हो गया। और आज ये क्या हुआ, समय से पहले तू आ गई। आज सूरज किधर से उगा था और किधर डूबा, मुझे तो याद ही नहीं। तुम्हें याद है क्या? देख, सूरज अपने नियत जगह और नियत समय पर उगा था और डूबा भी है। फिलहाल चल चलते हैं अस्पताल, वरना देर हो जाएगी और हम दोनों डांट खाएंगे। बोलकर वह स्कूटी पर बैठने लगी। तभी चाची की कही बातें याद आ गई। स्कूटी से मत जाना। अरे स्कूटी छोड़ दे, आज ऑटो से चलते हैं ना। लेकिन क्यों? ऐसे ही चलो ना। अरे लेकिन स्कूटी है तो फिर ऑटो का भाड़ा क्यों देना? अरे हाँ तो क्या होगा, चलो ना। तो फिर भाड़ा तुम देना। अरे चल ना, सिर्फ भाड़ा नहीं, आज अपने लाल चौक का फेमस समोसे भी खिलाऊंगी। क्या बात है, किस खुशी में? वो भी बताऊंगी, पर पहले निकल यहाँ से। तब दोनों ऑटो में बैठे और अस्पताल से कुछ दूर पहले उतरकर समोसे वाले के यहाँ बैठे। समोसा ऑर्डर किया और दोनों बातें करने लगे। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है, नाश्ता भी करा रही है। कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ कुछ यूँ ही समझ। अरे वाह, फिर तो जल्दी बोल। मेरी शादी तय हो गई है। क्या? कब? कल। कल तय हो गई? मतलब एक ही दिन में? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा, इसी खुशी में समोसे पार्टी दे रही है? अरे तो सिर्फ समोसे क्यों, चल जलेबी भी इसके साथ खाते हैं। अरे नहीं, मीठे में मैं तेरे लिए हलवा बना कर लाई हूँ, वो हम रात में खा लेंगे। अभी जल्दी से ऑर्डर करते हैं जलेबी, चल मेरी तरफ से। फिर उसने जलेबी ऑर्डर किया और दोनों बातें करने लगी। अरे लेकिन तुम तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, फिर अचानक? हाँ, पहले तो मैं भी सच में तैयार नहीं थी, इसलिए कल चाचा चाची से थोड़ी बहस भी हो गई। लेकिन जब मैं उस परिवार से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा
और अब मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। और तो और इतने सालों में पहली बार चाची को आज मेरी फिक्र हुई। उन्होंने पैसे दिए कि स्कूटी से नहीं, ऑटो से चली जाना, कहीं मैं गिर न जाऊं, चोट न लग जाए, इसलिए बोल रही थी अब मैं किसी और घर की अमानत हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मतलब यह शादी तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। देखो ना, शादी तय होते ही कैसे चाची के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। वैसे कैसा परिवार है, कहाँ रहता है, क्या करते हैं तुम्हारे होने वाले दूल्हे राजा, कैसा दिखता है, कोई फ़ोटो है तो दिखाओ हमें भी। अगर तुम सांस लेकर भी बारी बारी सवाल पूछोगी ना तो भी मैं सबका जवाब दूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। इतना सब एक सांस में बोलने की क्या ज़रूरत है। अरे तुम्हारी शादी की बात सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, इसलिए। वे सब दिल्ली में रहते हैं, एक ही बेटा है, बिजनेसमैन है। दिल्ली से लेकर इंडिया के और भी शहर में उनका बिजनेस फैला है। तो खुश हो गई और शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। अरे नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि मेरी पढ़ाई से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और नर्स के काम से भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। मुझे हर तरह की छूट मिलेगी ससुराल में। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मुझे भी अब इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो शादी का नाम सुनते ही पहले तो मैंने यही सोचा कि किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैं तैयार हूँ। तो कब है शादी? अगले महीने। इतनी जल्दी? हाँ, उन्हें थोड़ी जल्दी है, फिर अगले महीने बरसात भी आ जाएगी, इसलिए। सिर्फ उन्हें जल्दी है, तुम्हें नहीं? नीति ने अपना कंधा से उसके कंधे को टकराते हुए कहा। सच कहूँ तो मुझे भी जल्दी है। हाँ, सच में? ओहो, क्या बात है। मैडम कल तक तो शादी के नाम से चिढ़ रही थी और अब देखो तो कितनी जल्दी मची है। अरे नहीं, मैं सोच रही थी कि कैसा परिवार होगा कैसा नहीं, लेकिन जब से मिली हूँ, उन सब की बातें सुनी हूँ, तो अब मैं भी तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ कौन सा सुखी जीवन है। दिन रात चाची के गाली और ताने खाने से तो अच्छा है खुशी खुशी मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। कम से कम इस किचकिच भरे जीवन से छुटकारा तो मिले। हाँ, बात तो सही कह रही है, पर तेरे होने वाले दूल्हे राजा कैसे दिखते हैं वह तो हमने भी नहीं देखा। मतलब वो नहीं आया था, सिर्फ उनके परिवार वाले आए थे। अपने काम में बिजी थे वो, तो उसने कहा आप लोग पसंद कर लीजिए, आपकी पसंद मेरी पसंद। क्या बात कर रही है बहन, कौन से बाबा आदम के ज़माने में जी रही है तू, और वो भी मतलब आज के ज़माने में भी बिना एक दूसरे को देखे ही शादी तय हो जाती है। अरे नहीं, वह नहीं आया, लेकिन उसका फ़ोटो देखा हमने। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था तो नहीं आ पाया, पर उन्होंने बोला है अगर हम मिलना चाहते हैं तो बाद में कभी भी मिल सकते हैं। अच्छा, तो चल कोई फ़ोटो है तो दिखाओ। तब अदिति ने अपने बैग से एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाला। नीति लड़के का फ़ोटो देखा तो काफ़ी देर तक गौर से देखती रह गई। इतना आंखें गड़ा कर क्यों देख रही है, चल फ़ोटो दे। अरे देखने देना। नहीं, तू ऐसे गौर से देख रही है, लगता है तू मेरा पत्ता कट कर देगी। अरे नहीं यार, इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड का घर बसने से पहले उजाड़ दूँ। तो फिर क्यों इतना गौर से देख रही है। देख ना, उम्र कुछ ज़्यादा नहीं लग रही। उम्र ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 28 साल का है। ज़्यादा उम्र नहीं है। क्या करूँ, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही होगा। अब दूसरी जगह हम उम्र का लड़का मिल भी जाए तो फिर इतने ओपन माइंड नहीं होंगे। अभी देखना, अपने बगल में चंचल की शादी हुई है, पढ़ने में कितनी होशियार थी, लेकिन ससुराल में जाकर सब बंद हो गया। कितने टिपिकल है वो सब। हाँ ठीक है, पर अगर वह मिलने को कहे तो तुम मिल लेना। एक बार शादी से पहले मिलना ज़रूरी है। हाँ हाँ, मिल लूँगी, बोलकर दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। लेकिन निधि के मन में अभी भी वह लड़का का चेहरा घूम रहा था। इसे तो पहले देखा है कहीं, पर कहाँ देखा है, कौन है, याद नहीं आ रहा था। और जब तक याद करके कन्फर्म ना कर ले तब तक वह मुंह नहीं खोलना चाहती थी, कुछ कहना नहीं चाहती थी, ताकि अदिति को कहीं बुरा न लग जाए। इधर वो युवक घर पहुंचा तब तक डॉक्टर आ चुके थे।
क्या हुआ डॉक्टर? अब दादू कैसे हैं? घबराओ मत, बस एसिडिटी की वजह से हल्का चेस्ट पेन था। मैंने दवाई दे दी है, आराम मिल चुका है। अभी वो सो रहे हैं। मैंने कुछ दवाई भी दी है, वो भी समय से देते रहना। और हाँ, खाना पीना हल्का ही रखना। यस डॉक्टर। बोलकर वह दादाजी के बेड के पास ही चेयर लगाकर बैठ गया और न जाने किस पहर में उसकी आंख लग गई। सुबह जब दादाजी की आंख खुली तो पैर के पास पोता को बैठे देखकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अर्नब, तुम कब आए? अर्नब चौंकते हुए उठकर बैठा। दादाजी, आप उठ गए? अब आपकी तबीयत कैसी है? जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? दादाजी, क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं और कब तक नाराज़ रहेंगे? जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते, यह गुंडागर्दी छोड़कर सही से अपना जीवन शुरू नहीं कर लेते, अपना परिवार नहीं बसा लेते। एक बार नहीं, बार बार बोल चुका हूँ, और जब भी आप सवाल करेंगे मेरा जवाब यही रहेगा, नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ भी कहिए, मैं सब करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे शादी करने के लिए मत कहिए। तो फिर तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, इस घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दादाजी, आपकी तबीयत को जो होना है होकर रहेगा। अगर तुम रहोगे तो भी, नहीं रहोगे तो भी। अगर भगवान को अपने घर बुलाना रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे, यहाँ रहोगे, तो फिर हो सकता है खुशी खुशी जीऊँ, जितने भी उम्र बची है अच्छे से रहूँ। दादाजी, यह आपकी कैसी जिद है? वैसी ही जैसी तुम्हारी है। अर्नब कुछ नहीं बोला। वह उठकर कमरे से बाहर आया और आवाज़ लगाई, हरी काका, हरी काका, दादाजी के लिए वेजिटेबल सूप लेकर आइए। जी साहब, अभी लेकर आया। तब तक अर्नब फ्रेश हुआ और सूप का बाउल लेकर दादाजी के पास आ गया और उन्हें पिलाने लगा। लेकिन उन्होंने हाथ से रोक दिया। नहीं अर्नब, मेरे हाथ में इतनी ताकत है तो मैं खुद से पी सकता हूँ। तुम अपने हाथ गुंडागर्दी करने के लिए रखो, आज फिर किसी को मारना होगा तुम्हें। दादाजी, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में, पर प्लीज़ फ़िलहाल ये सूप पी लीजिए और उसके बाद दवाई खा लीजिए। अब दादाजी कुछ नहीं बोले तो अनुभव अपने हाथों से सूप पिला दिया और दवाई देकर व्हील चेयर पर उन्हें बिठाकर धूप में गार्डन के एरिया में घुमाने ले आए। अर्नब, तुमने नाश्ता किया? नहीं दादाजी, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, यही मेरे सामने करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब हरी काका अर्नब का नाश्ता वहीं लेकर आ गए और खाते हुए दादाजी से बातें करने लगे। देखो, मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी संस्थान में दान कर दूँगा, किसी ट्रस्ट को दे दूँगा। दादाजी, आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहे जो करिए, मुझे आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस तरह ब्लैकमेल करके क्यों मुझ पर अपना निर्णय थोप रहे हैं? वैसे भी मैं प्रॉपर्टी रिजर्व भी नहीं करता हूँ, मुझसे शायद ही वो भी नहीं संभलेगा। आज तक देखा है आपने, मुझसे कोई काम बराबर हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दादाजी कुछ देर के लिए चुप रह गए। इधर नीति को अदिति की शादी की बातें अभी भी हजम नहीं हो रही थी। इतना अच्छा परिवार है, सब कुछ है, फिर भी अदिति से बिना दहेज के एक बार में शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया? ऊपर से लड़का लड़की एक दूसरे से मिले भी नहीं, और यह फैमिली जान पहचान की लग रही है। लेकिन किससे पूछूं? माँ को कहूँ? नहीं, अभी माँ को नहीं कहती हूँ, पहले अपने तरीके से पता लगाती हूँ और फिर बात करूँगी। और इसी उधेड़-बुन में कुछ दिन बीत गए। अदिति को इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था तो वह निश्चिंत थी, परंतु नीति को यह परिवार, यह लड़का कुछ हजम नहीं हो रहा था। खासकर लड़का और इसके बारे में पता लगाने की वह कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने बातों बातों में भाई नीव को अदिति की शादी के बारे में सारी बातें बता दी तो नीव भी चौंक गया। आखिर कैसे तैयार हुए शादी करने के लिए, वो भी इतनी जल्दी और बिना एक दूसरे को देखे ही? भाई, यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है और मैं यह बात बताऊंगी अपनी सहेली को
तो वो नहीं मानेगी। तुम एक काम करो ना, उसके बारे में पता करो ना। देखो, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ अच्छा होगा तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन कुछ बुरा हुआ तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होगी। तो उसके बारे में पता करो ना, क्या वाकई परिवार अच्छा है, जैसा वह बोल रही है वैसा ही है, या कुछ और बात है। अरे हाँ हाँ, मैं पता कर लूँगा। तुम मुझे उस लड़के का फ़ोटो और बायोडाटा दे दो। नीव झट से तैयार हो गया और इतना जल्दी तैयार होने का रीज़न यह भी था कि मन ही मन वह अदिति को पसंद करता था। इसलिए उसकी शादी की बात सुनकर ज़रा झटका लगा और वह पता करने के लिए तैयार हो गया। नीति के पास उस लड़के का फ़ोटो था ही। अगले दिन बायोडाटा लेकर अपने भाई को दे दिया और वो उसी शाम को दोस्तों के संग घूमने के बहाने दिल्ली चला गया और वहाँ से पता लगाकर फ़ोन किया तो नीति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हेलो नीति, अपने फ्रेंड को मना कर दो। अरे जिस लड़के से शादी की बात हो रही है वह लड़का नहीं, 40 साल का आदमी है, 2 बच्चों का बाप, ऊपर से गंजा भी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी गुजर गई है, अब उसे दूसरी शादी करनी है। और वह कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, किराने का दुकान चलाता है। सुनकर तो नीति नर्वस सी हो गई। फिर कुछ देर बाद तुरंत अदिति को कॉल लगाया और उसे सारी बातें कह दी। सुनकर उसे भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर चाचा चाची की हरकतें जानकर यकीन हो गया। वह भी घबरा गई। अरे मैं भी न सच में बहुत बुद्धू हूँ, कैसे उनकी बातों में आ गई, यह जानते हुए भी कि मेरे चाचा चाची कभी मेरा भला नहीं सोच सकते। तो नीति ने समझाते हुए कहा, तुम रो मत, घबरा मत, लेकिन हाँ, एक बार चाचा चाची को बोल कि तू लड़के से मिलना चाहती है। ठीक है, मैं बोलती हूँ। और उसी दिन उसने अपने चाचा चाची के सामने कहा, मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तो चाचा ने तुरंत डांट दिया, क्यों मिलना है, वह इतने बड़े आदमी हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है। चाचा, कितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो, शादी तो के लिए तो थोड़ा समय ज़रूर निकाल लेगा। आखिर मेरे साथ उसके भी जीवन भर का सवाल है। अब ठीक है, मिल लेना, परेशान मत हो, मैं उनसे बोलता हूँ समय निकालने के लिए। देख लड़के, मिलने से पहले 2-4 बार सोच लेना। खुद तो इतनी मोटी है और वह इतना बड़ा परिवार है, अमीर है, कहीं तुम्हें पसंद नहीं किया तो। चाची, इसलिए तो बोल रही हूँ कि शादी से पहले एक बार मिल ले, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मैं उन्हें पसंद नहीं आऊँ। इससे तो अच्छा है कि पहले ही मिलकर बात क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ उन्हें। सुनकर अदिति शांत हुई और अपने कमरे में आई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इस शादी से कैसे निकलूँ, इसी बारे में सोच रही थी। देर रात तक जब उसे नींद नहीं आई तो यूं ही कमरे से बाहर निकल गई तो बगल के कमरे में चाचा चाची आपस में बातें करते सुन लिया। देखिए, वह लड़की कितना भी कहे, लेकिन लड़के को दिखाना मत, नहीं तो वह पीछे हट जाएगी, कुछ भी करेगी, पर वह इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होने दूंगा, वरना उससे पहले तो मेरी खैर नहीं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 5 लाख रुपया दिया है उसने, शादी तो करनी ही पड़ेगी किसी भी तरह। सुनकर अदिति अवाक रह गई। वह उल्टे पांव कमरे में भागी। दोस्तों, अदिति की शादी से कैसे निकलेगी, यह जानने के लिए प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग अपलोड करूँगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर अपना साथ ज़रूर बनाए रखें। धन्यवाद।